नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद आज कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। कैबिनेट में शामिल होने वाले कुछ विधायक भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों के नामों और विभागों के बंटवारे को लेकर आलाकमान के साथ चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे। बता दें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री पद की, जबकि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये खास कार्यक्रम में तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये कांग्रेस के लिए शपथ ग्रहण समारोह तो है ही, साथ ही साथ विपक्षी दलों का जिस तरह से यहाँ पर जमावड़ा लग रहा है या फिर तमाम नेताओं को जो आमंत्रित किया गया है, उसमें ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आखिर किस तरह से एक बेहतर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर या फिर जो विपक्ष का जो की ताकत है वो दिखाने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर पहुंचे हैं। उनको रिसीव करने के लिए डीके शिव कुमार पहुंचे थे। कमलनाथ की भी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बातचीत करते हुए। तो आप देखिए किस तरह से सम्मान अभी फिलहाल किया जा रहा है। सिद्धरमैया यहाँ पर मौजूद, डीके शिव कुमार भी हैं और ऐसे में जो एक आपसी मतभेद चल रहा था कांग्रेस पार्टी में डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में, उसको खत्म करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की। दिल्ली में ही हालांकि इस तनाव को खत्म किया गया और एक नाम जो आलाकमान की तरफ से और आम सहमति से जो सामने आया वो सिद्धरमैया का था। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ सिद्धरमैया लेंगे। इससे पहले भी वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था और उसी के आधार पर एक अनुभव भी है। और साथ ही साथ सिद्धरमैया की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक बेहतर पकड़ उनकी मानी जाती है और ओबीसी और पिछड़ा जो समाज है उसके अंदर भी एक खास पैंठ मानी जाती है सिद्धरमैया की। तमाम ऐसे फैक्टर रहते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, जिसके मद्देनजर भी ये कहा जा सकता है कि सिद्धरमैया के नाम पर कांग्रेस ने मोहर लगाई और डिप्टी सीएम के तौर पर डीके शिव कुमार, जो कि अक्सर आपने देखा होगा कहीं पर भी संकट आता है तो डीके शिव कुमार कांग्रेस की तरफ से उन समस्या को निपटाने के लिए पहुंचते हैं। तो संकट मोचक के तौर पर डीके शिव कुमार अक्सर हमने देखा कि खबरों में आते हैं और अपनी बेहतर राजनीति के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक खास पकड़ बनाए हुए हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये जो शपथ ग्रहण समारोह है इसके क्या मायने हैं और जो वहां पे विपक्ष के नेता जुटे हैं उनको यहाँ पर बुलाकर किस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसमें भी कई लोगों को छोड़ दिया गया। ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे और सवाल ये भी कि आखिर ये जो फ्री की रेवड़ियां बांटने के वायदे किए गए हैं इन्हें कैसे पूरा किया जाएगा। तफसील से चर्चा इस पूरे विषय पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अरुणेश यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ योगेश सोनी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अरुणेश यादव जी आपके साथ। यादव जी, किस तरह से इस पूरे मसले को देखते हैं? कर्नाटक में अब तो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, तमाम दलों के नेता जिनको आप लोगों ने आमंत्रण भेजा था वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके भी हैं। अब ऐसे में इस शपथ ग्रहण समारोह को शपथ ग्रहण समारोह के तौर पर देखें या विपक्ष की एकजुटता के तौर पर देखें या फिर कैसे इसे देखें, कैसे इसे आंके? जी देखिए नेहा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह है और इसमें उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जो हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं या यूपीए से जुड़े हुए हैं या जिन राज्यों में हमारा उनके साथ गठजोड़ है या मिलीजुली सरकारें चल रही हैं। और अभी विपक्षी एकता पे इस तरह से बात करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि उसके लिए तमाम मीटिंगें चल रही हैं, तमाम दलों से बातचीत चल रही है। दिल्ली में भी बातचीत हुई और नीतीश जी जो है तमाम राज्यों में जाके भी बातचीत कर रहे हैं, चाहे ममता जी हों
चाहे नवीन पटनायक जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, सब लोगों से बातचीत हो रही है। तो उसमें तो अभी ये कहना कि साहब विपक्षी एकता को और एकजुटता को दिखाने के लिए ये शपथ ग्रहण में जो लोग हैं वो बुलाए गए, तो वो कहना अभी जल्दबाजी होगा। और निश्चित तौर पे कर्नाटक की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरीके से एक बहुमत वाली सरकार चुनी, जिससे कि जनता के कामों को बेहतरी से जो है हमारी सरकार इस बार करेगी। और जो भी हमारे प्रमुख 5 एजेंडे थे तो उनको पहली ही, जैसा कि आला कमान ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि पहली ही जो बैठक होगी मंत्रिमंडल की, तो उसमें वो सारे जो अहम चुनावी वादे थे घोषणा पत्र में उनको पूरा किया जाएगा और जनता की बेहतरी की सुनिश्चिति के लिए काम किया जाएगा। और जो हम पूरी तरीके से आश्वस्त रहेंगे कि जनता के लिए काम किया जाए, भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म किया जाए, जड़ से खत्म किया जाए। जिस तरीके से पिछली सरकार में भ्रष्टाचार लिप्त था, तो उसको, उस भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, लेकिन ये बताइए, पी विजयन, केसीआर, अरविंद केजरीवाल, मायावती, इन सबको न्योता नहीं भेजा गया? नहीं, अभी मैंने जैसा आपको बताया था, सिर्फ यूपीए के जो हमारे सहयोगी दल हैं, सिर्फ उन्हीं को न्योता भेजा गया जिनके साथ हमारी सरकार चल रही। जैसे तमिलनाडु की बात की जाए, तमिलनाडु में हमारी मिलीजुली सरकार है, झारखंड में हमारी मिलीजुली सरकार है, बिहार में है। तो जो हमारे सहयोगी दल थे, यूपीए के जो सहयोगी दल है, सिर्फ उन्हीं को अभी बुलाया गया है। क्योंकि अगर हम सभी दलों को अभी आमंत्रित करेंगे तो उससे एक अलग संदेश जाएगा, फिर वो शपथ ग्रहण समारोह कम लगेगा और 2024 का जो एक चुनावी रण है वो ज्यादा लगेगा। तो हम इसको अभी सिर्फ फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह तक ही सीमित रखना चाहते हैं। तो इस वजह से अभी बाकी दलों को आमंत्रित नहीं किया गया। उद्धव ठाकरे को भी बुलाया था, उद्धव ठाकरे तो नहीं आए? जी, उद्धव जी को बुलाया था तो वो अभी नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनको कुछ आवश्यक कार्य रहा होगा। उद्धव जी भी नहीं पहुंच पाए हैं, शरद जी भी नहीं पहुंचे हैं, नीतीश जी भी शायद नहीं पहुंच पाए। नीतीश जी पहुंच गए। तो हाँ, तो कुछ दलों की ऐसा है, कुछ नेताओं की व्यस्तता भी रहती है, तो जरूरी नहीं कि सभी लोग पहुंच पाए। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि जो जितने भी यूपीए के जो भी घटक दल थे, तो उनके तमाम सभी नेताओं को बुलाने की कोशिश की गई है। और पूरी तरीके से ये सिर्फ जो है कर्नाटक सरकार का शपथ ग्रहण ही है। इसको अभी संदीप जी, अन्य तरीके ये तो से कर्नाटक सरकार का शपथ ग्रहण है जिसमें विपक्ष के तमाम नेताओं को बुलाया गया। ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, ये जो यूपीए गठबंधन में है उनको बुलाया गया है, जबकि यूपीए गठबंधन में कौन कौन नहीं था ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। भले ही राज्य में मिलीजुली सरकार इनके साथ चल रही हो, लेकिन उनको भी इनवाइट किया गया। जैसे उद्धव ठाकरे को इनवाइट किया गया, नीतीश कुमार को भी इनवाइट किया गया, हालांकि कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। अब ये कह रहे हैं ये तो एक शपथ ग्रहण के तौर पर ही आप लीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी से कैसे देखती है संदीप जी? चलिए, आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। योगेश सोनी जी, अगर हम राजनीतिक तौर पे समझने की कोशिश करें तो ये क्या वाकई हम एक शपथ ग्रहण के तौर पर इसे देखें, या फिर ये कहें कि एक पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम है? एकजुटता की भी कोशिश यहाँ पर विपक्षी पार्टी जिस तरह से कर रही थी, अब उसमें कांग्रेस थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई विधानसभा चुनाव के, यानी कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद दिखाई दी। देखो नेहा, इस चुनाव से पहले यदि आपने गौर किया हो, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या बाकी अन्य लोगों के जो सुर थे कांग्रेस के प्रति, वो उतने बेहतर नहीं थे। जैसे ये जीत हासिल करी और बीते दिनों जैसा हिमाचल में चुनाव जीता और उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस का आना, ये साबित कर देता है कांग्रेस के लिए, ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि मुख्य विपक्ष आज भी वही है। ठीक है योगेश जी, मैं रुक करूंगी आपका, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को सीधे ले चलते हैं कर्नाटक, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। सिद्धरामैया पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे, सुनिए। ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ, ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದುದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. सिद्धारमैया ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। आपको बता दें कि सिद्धारमैया ने शपथ ली है और सिद्धारमैया अब अगले मुख्यमंत्री कर्नाटक के होंगे। और इसी के साथ हम आपको बता दें तमाम जो बधाई दे रहे हैं नेता, आप देख सकते हैं नीतीश कुमार और जैसे जैसे तमाम आगे सिद्धारमैया बढ़ रहे हैं, तमाम जो नेता हैं वो बढ़कर बधाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ सिद्धारमैया ने ले ली है। आपको बता दें कि जिस तरह से सिद्धारमैया के पास पहले का भी अनुभव है, 2013 से 2018 तक वो मुख्यमंत्री कर्नाटक के रहे हैं और ये अनुभव है उनका जो उनके लिए इस बार बेनिफिशियल रहा, फायदेमंद रहा। 2 दशक से कांग्रेस में सक्रिय हैं सिद्धारमैया और जनता दल के साथ राजनीतिक शुरुआत उन्होंने की थी। उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस का रास्ता उन्होंने चुन लिया था, किसान आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय सिद्धारमैया रहे। ग्रामीण में लोगों में काफ़ी अच्छा उनका काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से सिद्धारमैया की बात करें, अनुभव के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो तमाम जातियां हैं उनको भी अपने साथ रखने और उनके साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब डीके शिव कुमार पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तस्वीरें देखिए। दशकों से कांग्रेस के संकट मोचन के तौर पर कहे जाते हैं। लगातार 8 बार चुनाव जीत चुके हैं डीके शिव कुमार। ನಾನು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆಂದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವಾದತ್ತ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಿಳಿಯ ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಂಗಾಧರ ಹಜ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. तो डीके शिव कुमार ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। 3 दशकों से कांग्रेस के संकट मोचक के तौर पर काम कर रहे हैं। बता दें कि 8 बार लगातार चुनाव जीतते रहे हैं डीके शिव कुमार हस्ताक्षर करते हुए, और ऐसे में एक नई सरकार का गठन अब इसी के साथ हो गया है, जो कि अब कर्नाटक में कहा जा सकता है कांग्रेस की सरकार है, और एक नई सरकार अब कांग्रेस की कर्नाटक वासियों को मिल गई है। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस विषय पर तफसील से चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल है, सीधे चल लेते हैं अरुणेश यादव जी का। योगेश सोनी जी और संदीप दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यादव जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी सरकार कर्नाटक में बन गई, एक नई सरकार का गठन हो गया है। अब ऐसे में चुनौती कितनी बड़ी है आपके सामने? राजस्थान में जो हमने हालात देखे, पूरे 5 साल जनता ने पूरा सियासी घटनाक्रम देखा, ये घटनाक्रम कर्नाटक में नहीं दोहराया जाएगा। इसके लिए क्या चुनौतियां हैं और कितनी तैयारियां कांग्रेस की है? देखिए, राजस्थान में भी बीजेपी ने तोड़फोड़ करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीजेपी की जो एक बौखलाहट और खिसियाहट ये रही कि वो मध्य प्रदेश की तरह हमारी सरकार वहां नहीं गिरा पाए, और सिर्फ इसी वजह से वो माहौल को और एक नरेशन तैयार कर रहे हैं कि साहब राजस्थान में कोई दिक्कत है, लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपसी नेताओं में मतभेद हो सकते हैं और राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मैं वही बात आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कर्नाटक में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, और निश्चित तौर पे जब सरकार में आप होते हैं और बड़ी ताकत आपको मिलती है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, और जिस तरह से अभी कर्नाटक में हालात हैं तो बड़ी जिम्मेदारी और बहुत चुनौतियां हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि सिद्धारमैया जी जो हैं वो पहले भी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और उनकी छवि अच्छी रही है, स्वच्छ छवि के सीएम रहे हैं। चुनौतियां तो देखिए बहुत ज्यादा है। चुनौतियां ये भी है कि 200 यूनिट हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी, परिवार की एक महिला को 2000 रुपए मिलेंगे, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा होगी, ग्रेजुएट बेरोजगारों को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे, और गरीब परिवारों को 10 किलो चावल मुफ्त दिए जाएंगे। ये जो वायदे फ्री के किए गए थे, इन वादों को पूरा करना कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे पूरा किया जाएगा? बिल्कुल, ये जितने भी वादे किए गए हैं और सारे वादे पूरे किए जाएंगे, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं है वो एक जनता का अधिकार होता है, क्योंकि जनता टैक्स देती है और टैक्स से ही सरकारें चलती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। जनता के पैसे से ही सरकार चलती है, और जनता को उसके एवज में सहूलियत देना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो जो प्रमुख फोकस है, वो फोकस जो भी 5 पॉइंट्स हैं, उन 5 पॉइंट्स को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, और उसके साथ ही साथ रोजगार, ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की सुनिश्चित की जाएगी, और जो तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पे बेहतरी से काम किया जाए। ठीक है संदीप दुबे जी, अगर ये 5 बिंदुओं पर काम कर लेती है कांग्रेस पार्टी, जिस बात का जिक्र अभी अरुणेश यादव जी कर रहे थे और जिसको मैंने बताया कि ये वादे तो आपने किए थे, इनको पूरा कैसे किया जाएगा और क्या इसका पैमाना रहेगा, इनको अगर पूरा कर लेती है 2024 कर्नाटक में आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर लेगा क्या, या फिर ऐसा लगता है कि दिक्कतें आप लोगों को हो सकती है अगर ये वादे वक्त रहते पूरे हो जाते हैं? नेहा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस के साथी को आजादी के इतने सालों बाद आज पता चला है कि कांग्रेस जो है या देश की सरकार या स्टेट की सरकार को अमीरों के टैक्स के पैसे से चलती है। तो उस टैक्स के पैसे को कैसे अब इन योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, इन्होंने कहीं कॉपी करी अरविंद केजरीवाल की, कहीं कॉपी है अलग अलग छोटे छोटे सरकार की। इसमें कांग्रेस की क्या है, कांग्रेस की कौन सी योजना है, कांग्रेस कौन सा ऐसा एक बिंदु लेके आ रही जो कर्नाटक को देना चाहती? तो ये मुझे लगता है कि ये झूठ का पिटारा है।
कांग्रेस को कुछ नहीं करना, कांग्रेस को सत्ता पाना था, कांग्रेस सत्ता पा गई है। सत्ता के बाद भी देखिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आपस में कौन मुख्यमंत्री होगा वही कम समय में तय नहीं कर पाए। आज स्थिति ये है कि इनके ऊपर जनता देख रही है, जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को ये निभाएं और ये नैतिक धर्म का पालन करें कि जो जो वादे किए हैं जनता के बीच उसको तत्काल उसको जनता के पास लेके जाएं और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करें और केंद्र सरकार की योजनाओं को 100% वहां लागू करें ताकि कर्नाटक का विकास हो पाए। हम इनके विकास के साथ हैं। अगर ये विकास में जो भी सहयोग केंद्र से मांगे, केंद्र सरकार इनको भरपूर समर्थन और सहयोग देगी। कर्नाटक की जनता का अहित नहीं होना चाहिए। आप कर्नाटक की जनता को रोजगार की भी बात कर रहे हो। आप ही की सरकार 1991 में याराना पूंजीवाद लेके आई थी जिससे इस देश में बेरोजगारी बढ़ी। आप ही की सरकार ने प्राइवेटाइजेशन लेके आई जिसमें इस देश में बेरोजगारी बढ़ी। जो भी सरकारें हैं वो जो मूल है आज बेरोजगारी का, उसके अगर जड़ में जाएंगे तो कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस जो भी वादा किया है, मैं सीधा रमैया सरकार को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। वो किए हुए वादे को तय समय सीमा के अंतर्गत पूरा करें, क्योंकि पता चले 2.5 साल बाद उनको गिरा के किसी और को मुख्यमंत्री बनाना है तो वहां मुख्यमंत्री का साल भी बट गया है। तो ऐसे में सिद्धारमैया सरकार पे बहुत जिम्मेदारी है कि वो नैतिक जो मूल्य है, नैतिक धर्म है, उसका पालन करें और सरकार को बेहतर ढंग से चलाएं। ठीक है योगेश सोनी जी, सवाल ये कि देखिए 5 बिंदु जिसके वायदे अब कांग्रेस पार्टी ने किए थे और सत्ता भी पाली इसी आधार पर, अब ऐसे में क्या लगता है इससे सरकारी खजाने पर कितना भार पड़ेगा और क्या ये सही तरीका है सत्ता तक पहुंचने के लिए, या फिर जो एक नई रीति की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी उसी को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, जैसा कि अभी आरोप लग रहे थे संदीप दुबे जी की तरफ से? देखिए नेहा, जैसे आपने पूछा कि सरकार इस पे कितनी कैपेबल है ये सब करने के लिए, तो इसके लिए बहुत अतिरिक्त धन की जरूरत है। और आप ऑल ओवर देखेंगे कि एक बड़ी विधानसभा का वो राज्य है और उस राज्य में कोई भी इस तरीके का घोषणा देना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि देखिए जो 100 से कम विधानसभा होती है उसमें तो फिर भी आप कुछ ना कुछ करके व्यवस्था बना लेते हैं, लेकिन 224 मतलब एक बहुत बड़ा स्टेट है कर्नाटक, उसमें यदि सरकार ने ये वादे करे हैं तो इनके लिए 70,000 करोड़ अतिरिक्त इनको पहले वर्ष में जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए सरकार के पास मुझे अभी नहीं लगता कि कोई नीति इनके पास हो सकती है, क्योंकि अगर आप ऑल ओवर कैलकुलेशन के हिसाब से तकनीकी रूप से समझेंगे तो जब चीजों को इजाद करते हैं तो हर चीज में समय लगता है। कुछ स्लैब्स में चेंज या जिस तरीके से व्यापारिक वर्ग को इन्होंने राहत देने की जो बात करी है, व्यापारिक वर्ग को राहत देने का अर्थ ये होता है कुछ टैक्स स्लैब्स में छूट दी जाए या कुछ ऐसा किया जाए जो उनको कम से कम सीधे तौर पर मुनाफा पहुंचाया जाए। तो सरकार ने जो वादा करा है बहुत अच्छी बात है, जनता ने उनको पे भरोसा करा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता के वादों पर कितना खरा उतरती है सरकार और किस कैलकुलेशन पे ये सारे कामों को अंजाम दिया जाएगा, ये बड़ी बात है। ठीक है योगेश जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, सवाल इस बात को लेकर, क्या कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ होने के बाद और एक नई सरकार का गठन होने के बाद क्या अब कांग्रेस में नेतृत्वता की जो क्षमता है वो आ गई क्या और इस बात को बखूबी विपक्षी पार्टियां भी भांपने लग गई है, या फिर इस रेस में थोड़ी सी कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? देखो नेहा, आज की राजनीति में कुछ तयशुदा नहीं है जिसका हमारे पास प्रमाण भी नहीं है, लेकिन हाँ इस बात में कोई दोराय नहीं है जो अन्य विपक्षी दल थे जिनके सुर कांग्रेस के प्रति बदले हुए थे और वो बहुत हल्के में ले रही थी, वो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच उनके लिए पैदा कर दी। जैसा मैं पिछले चंक में आपको बता रहा था कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तमाम ऐसे जो लोग थे जो पीएम चेहरे के लिए दावेदार बनते थे, कांग्रेस को उन्होंने ये मान लिया था कि वो लुप्त हो जाएगी और आज उनका नजरिया कांग्रेस के प्रति बदला है। तो इस बात में हमें कहने में कोई गुरेज या दोहराई नहीं है कि कांग्रेस एक बड़ा विपक्षी दल है और ये जो जितने छोटे छोटे दल है ये उस कतार में अपने आप को ना समझे, ये कांग्रेस ने कम से कम इनको साबित कर दिया। हाँ, इस घटनाक्रम से इनके अंदर थोड़ी सी एक जो है तनातनी इंटरनली हो सकती है जो व्यक्तिगत तौर पे बाहर या सामाजिक तौर पे बाहर नहीं आ सकती, लेकिन ये इंटरनली रहेगी। तो ये जो बाकी जितने मंसूबे थे विपक्षी दलों के जो अपने आप को किसी रेस में महसूस करते थे, वो रेस इनकी खत्म कर दी है कांग्रेस ने ये जीत के बाद। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि सिद्धारमैया सरकार का भले ही शपथ ग्रहण हो क्या हो, लेकिन एक चुनौती उनके सामने रहेगी कि 5 साल सरकार को किस तरह से चलाना है और बेहतर तरीके से क्या कांग्रेस चला पाएगी, इस पर विपक्षी पार्टियों की भी नजर रहेगी। क्योंकि जिस तरह से तनाव की स्थिति कांग्रेस पार्टी में जीतने के बाद नजर आई, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं असंतोष की भावना
कुछ नेताओं में है और उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की या फिर कम करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल के लिए तो किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समझा लिया है, लेकिन आगे उसको बढ़ा पाएगी या फिर उन तमाम चीजों को आगे लेके बढ़ पाएगी या फिर ये नहीं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब आप एपीएन न्यूज की लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in। नमस्कार।